हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 12th के ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस और इसकी हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य। तो जैसा कि इसके हिंदी अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन वाक्यों के अंतर्गत शर्त की भावना दिखेगी। शर्त का भाव ऐसे वाक्यों से स्पष्ट होगा, अर्थात हम कह सकते हैं वे वाक्य जिनके द्वारा शर्त दिखाया जाता हो, जिनके द्वारा शर्त की भावना जागृत होती है, जो शर्त दिखाते हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, शर्त सूचक वाक्य कहेंगे। तो शर्त सूचक वाक्य की सीधी सी परिभाषा आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश में, एक कंडीशनल सेंटेंस ऑलवेज शोज द कंडीशन, मतलब एक शर्त सूचक वाक्य हमेशा दिखाता है शर्त को, अर्थात शर्त सूचक वाक्य से सदैव शर्त की भावना का बोध होता है। और हिंदी भी इसकी यही है, शर्त सूचक वाक्य से किसी शर्त की सूचना मिलती है। अब शर्त सूचक वाक्य में एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि शर्त सूचक वाक्य जो होता है इनके बीच में सदैव तो अथवा तब आते हैं। ऐसे वाक्यों के बीच में सदैव तो अथवा तब आते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों की शुरुआत की बात अगर करें तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत में या तो यदि रहेगा या तो क्या रहेगा, अगर रहेगा। तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे वाक्यों के बीच में तो अथवा तब रहेगा और ऐसे वाक्यों की शुरुआत कैसे होती है, यदि अथवा अगर से होती है। कंडीशनल सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस को स्टडी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में क्या कुछ कहा गया है। कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट टाइप की जो पहचान होती है इसकी पहचान यह है कि इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में आए हुए दोनों ही उपवाक्य भविष्य काल में होते हैं। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में जो 2 उपवाक्य होंगे वो दोनों उपवाक्य कैसे होंगे, सदैव दोनों ही उपवाक्य भविष्य काल में होंगे। जैसे देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है, इस प्रकार के शर्त सूचक वाक्य में आए हुए दोनों उपवाक्य भविष्य काल में होंगे। मतलब कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होगा, अगर उस कंडीशनल सेंटेंस में आए हुए दोनों उपवाक्य भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में हो तो यह कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप माना जाता है। और इस प्रकार के वाक्यों को अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसके लिए कुछ खास नियम होते हैं। जैसे ही हमको किसी वाक्य में, किसी कंडीशनल सेंटेंस में आए हुए दोनों उपवाक्य अगर दोनों ही उपवाक्य भविष्य काल में मिले तो उनका ट्रांसलेशन इस प्रकार से करना है। प्रथम उपवाक्य को प्रेजेंट टेंस में, अर्थात जो प्रथम उपवाक्य होगा उसमें उसको हम प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और दूसरे को फ्यूचर टेंस में बदल देते हैं। ध्यान रखना, दूसरे को किस में बदलना है, फ्यूचर टेंस में बदलना है। वाक्य के बीच में आए हुए शब्द तो अथवा तब, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे वाक्यों के बीच में तो अथवा तब बीच में आते हैं, तो इनके स्थान पे अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, ट्रांसलेशन के समय कामा लगाएंगे। अर्थात तो अथवा तब को जब भी इसे दिखेगा तो इसको हटा के हम क्या लगाना है, कामा लगाना है। अब पहले प्रकार के शर्त सूचक वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा कि मैंने नियम में बताया तो इसी का इंग्लिश स्ट्रक्चर है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर सबसे पहले इफ लगाना है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट अर्थ और कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद कामा इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय लगाना है। हिंदी में तो अथवा तब रहता है। उसके बाद फिर जब दूसरा उपवाक्य क्लास शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर एचवी, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद दूसरे शब्द अदर वर्ड रहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया सबसे पहले, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के शर्त सूचक वाक्य जो होते हैं उनका दोनों ही उपवाक्य फ्यूचर टेंस में होता है, तो स्पष्ट है। देखिए यदि वह आएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि वह आएगा। देखिए पहला उपवाक्य जो देख रहे हैं हम लोग, तो से दोनों उपवाक्य अलग हो रहे हैं। तो के पहले जो लिखा है ये एक उपवाक्य है, तो के बाद जो लिखा है ये दूसरा उपवाक्य है।
और दोनों ही उपवाक्य देख रहे हैं लास्ट में गा है और यहाँ भी गा है, अर्थात ये फ्यूचर टेंस में दोनों उपवाक्य हैं। तो ऐसे उपवाक्यों का समायोजन जिस वाक्य में होता है उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने का तरीका मैंने आपको यहाँ समझाया है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ये जो हम देख रहे हैं इफ से लेकर के ऑब्जेक्ट तक, इसे प्रेजेंट टेंस में बदल देना है। उसके बाद जो दूसरा क्लाज है, इस क्लाज को हमें फ्यूचर टेंस में बदल देना है। तो चलिए पहले हम लोग पहले उपवाक्य को बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि वह आएगा। देखो यहाँ पे गा है, हमको ये नहीं करना है कि यहाँ विल और शैल लगाना है, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों उपवाक्य फ्यूचर में है, इसलिए पहले उपवाक्य को प्रेजेंट में। तो करें इफ ही कम्स, प्रेजेंट में हो गया। यदि वह आएगा, इफ ही कम्स, तो के लिए मैंने बताया था कामा लगाना है, तो कामा लगा दीजिए। तो मैं उससे अपना कलम दूंगा। अब देन यहाँ मत लिख देना तो का, तो के स्थान पे कामा लगा। इफ ही कम्स, उसके बाद आई के साथ शैल लगता है। दूसरे उपवाक्य को फ्यूचर में ही रखना है, पता है। आई शैल गिव, सब्जेक्ट लिखना था, एच बी लिखना था, एम बी लिख दिया गया। एम बी का पहला रूप, तो पहला रूप गिव। तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। आई शैल गिव हिम माई पेन, माई पेन। ओके, अब दूसरा ट्रांसलेशन ठीक उसी पहले ही टाइप का दूसरा एग्जाम्पल है। अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, तो इसको भी देखिए गाया है, यहाँ भी गाया है। तो पहले उपवाक्य को हम लोग प्रेजेंट में रखेंगे। अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, इफ आई गो टू योर विलेज, इफ आई गो टू योर विलेज, इफ आई गो टू योर विलेज, फिर यहाँ तो के लिए कामा, मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। आई शैल मीट, पहला रूप, आई शैल मीट योर फादर, योर फादर। ये तो हमारा पहले प्रकार का था और पहले प्रकार का बदलने का तरीका आपको बता दिया गया। अब चलते हैं दूसरे प्रकार को, जो सेकंड टाइप होता है, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड टाइप होता है। अब उसको हम समझाते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, इसकी पहचान में एक विशेषता होती है। हम ऐसे पहचानेंगे, ऐसे शर्त सूचक वाक्य जिनमें सदैव काल्पनिक शर्त होती है। अर्थात इस प्रकार के शर्त सूचक वाक्य में हमेशा कल्पना से भरी हुई शर्त होगी। जो भी शर्त आएगी उसमें कल्पना होगी, अर्थात उसमें कोई वास्तविकता नहीं होगी। जो कि सिर्फ कल्पना होता है, वास्तविकता नहीं होती है। समझ आ गया होगा सभी को। तो इंग्लिश ऑर्डर में यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखना है। इस प्रकार के वाक्यों में हमने देखा कि कल्पना होती है, वो भी शर्त सूचक कल्पना। तो इस प्रकार का जो पहला उपवाक्य, इन तरह के वाक्यों का जो पहला उपवाक्य होगा, उनमें इफ लगाना है। इफ के बाद सब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चाहे हमारा इस तरह के वाक्यों में सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब्जेक्ट के साथ सदैव एक ही सहायक क्रिया लगती है और उस सहायक क्रिया का नाम है वेयर, WERE। फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी शर्त सूचक वाक्य में, ध्यान रखना, अगर किसी शर्त सूचक वाक्य में काल्पनिक शर्त आता है, उस तरह के शर्त सूचक वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय पहले उपवाक्य में हम लोग सदैव सहायक क्रिया क्या रखेंगे? वेयर ही रखेंगे। और उस वेयर के साथ क्रिया का पहला रूप लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर तब या तो के लिए कामा। नेक्स्ट जो होगा उपवाक्य, उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर वुड। दूसरे उपवाक्य में हमको सहायक क्रिया क्या लगानी है? हमेशा वुड लगानी है। वुड के बाद क्रिया का पहला रूप, उसके बाद फिर कर्म रहेगा, फिर दूसरे शब्द, अदर वर्ड। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर आपसे कहा जाए यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता,
देखो ध्यान से, यदि वह वहां होता, ये पहला उपवाक्य हो गया तो के पहले, और तो के बाद उसे इनाम मिलता, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो से अलग हुए दोनों उपवाक्य आपको दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोनों उपवाक्य में हमको देखिए एक ऐसी कल्पना छिपी है जो कि शर्त नहीं हो, जो कि वास्तविकता नहीं हो सकती। ये कैसे कल्पना है, यहाँ कल्पना की बात है, वह वहाँ होता, अगर वह वहाँ होता तभी उसे इनाम मिलता। पहली बात, वह वहाँ नहीं था, एक प्रकार की कल्पना थी है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसका ट्रांसलेशन, इफ़, आपको नियम बताया गया था, आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। इफ़, सबसे पहले इफ़ लगाना है। इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट वह है, इफ़ ही। अब देखो यहाँ वह यानी ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। इसके साथ, ही के साथ तो लगता क्या है, वाज लगता है, लेकिन हमको वेयर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शर्त सूचक कल्पना है। इफ ही वेयर, इफ ही वेयर देयर, इफ ही वेयर देयर। अब तो के लिए कामा, उसे इनाम मिलता। ही के साथ दूसरे में क्या लगाना था, वुड लगाना था। ही वुड गेट प्राइज। प्राइज मतलब होता है इनाम या पुरस्कार। अब दूसरा प्रकार, पहले देखो, इफ ही वेयर देयर ही वुड हैव गेट प्राइज। अब दूसरा सेंटेंस समझना ध्यान से, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। देखो यहाँ शर्त है लेकिन कल्पना है, पक्षी होता तब आसमान में उड़ता, अर्थात यहाँ पे पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, एक प्रकार की कल्पना है जो कि सत्य नहीं है। अब इसको ट्रांसलेट करिए नियम से। इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई के साथ वैसे तो वाज लगता है, लेकिन हमको सदैव जब वेयर ही लगाना है तो यहाँ भी वेयर लिखना है। इफ आई वेयर क्या होता, पक्षी, बर्ड। इफ आई वेयर बर्ड, तो के लिए कामा, तो आसमान में मैं उड़ता। आई, उसके साथ क्या लगाना था, दूसरे उपवाक्य में हमने देखा है, इसमें सदैव क्या रहता है, वुड रहता है। आई वुड फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, कहाँ उड़ता, आसमान में, इन द स्काई, SKY। तो ऐसा था, ये दूसरा सेंटेंस था, दूसरा टाइप था जिसमें कल्पना थी। अब शर्तसूचक वाक्यों का तीसरा टाइप अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। थर्ड टाइप का जो वाक्य होता है, इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है, ऐसे शर्तसूचक वाक्य सदैव भूतकाल में होते हैं। अर्थात इस प्रकार के शर्तसूचक में सदैव पास्ट टेंस आता है और इनमें कल्पना नहीं होती। फिर से देख लेना, ऐसे शर्तसूचक वाक्य सदैव पास्ट टेंस में होते हैं और इनमें कल्पना नहीं होती है। इनका इंग्लिश ऑर्डर है, इनका इंग्लिश ऑर्डर हम समझेंगे। सबसे पहले इफ, उसके बाद फिर कर्ता, और कर्ता के साथ सदैव हैड रहेगा, पास्ट टेंस में जानते हैं हम लोग। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैड हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं। फिर दूसरा उपवाक्य क्लास शुरू होता है तो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव होता है, अर्थात दूसरे उपवाक्य में हमको क्या लगाना सदैव, वुड हैव लगाना है। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमारा क्या होगा, OW रहेगा। दो चीजें इसमें ध्यान देने योग्य थी, ऐसे वाक्यों में सदैव भूतकाल टेंस होता है, भूतकाल का वाक्य होता है, और ऐसे वाक्यों में कल्पना बिल्कुल नहीं होती है। पहले उपवाक्य में हैड लगाना है, दूसरे उपवाक्य में हमको क्या लगाना है, वुड हैव लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, देख रहे हैं, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, भूतकाल का सेंटेंस है तो वह पास हो जाता। यह भी भूतकाल का सेंटेंस है और इसमें कल्पना बिल्कुल नहीं। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। ध्यान देते हैं, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, उसके बाद कामा, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड कामा, तो वह पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ड, क्रिया का तीसरा रूप, ठीक। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। दूसरा सेंटेंस, अगर तुम यहाँ आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। इसका ध्यान रखना है। इफ यू हैड
कम केम कम, तीसरा रूप कम। इफ यू हैड कम हियर कामा मैं तुमसे मिला होता, आई वुड हैव मीट मेट मेट, तीसरा रूप मेट होता है, मेट यू। थैंक यू वेरी मच गाइज।